हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे क्लास 9 साइंस चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, जो केमिस्ट्री का एक बहुत ही बेसिक और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में हम अलग अलग केमिकल्स और उनके नेचर के बारे में पढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम यह समझेंगे कि मैटर क्या होता है और यह हमारे चारों ओर कैसे एग्जिस्ट करता है। और सबसे ज़रूरी बात, ताकि आप कोई भी क्वेश्चंस का आंसर एग्जाम में आसानी से दे सको, बस आपको एक छोटा सा काम करना है। जल्दी से अपनी नोटबुक और पेन निकालो और इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, ताकि बाद में आप उन्हें दोहरा सको, रिपीट कर सको और मज़ेदार तरीके से याद रख सको। तो बच्चों, हमारे ऑल अराउंड जितनी चीज़ें हैं सब क्या है, मैटर की बनी हुई हैं, या फिर मैटर है या फिर मैटर की बनी हुई हैं। तो हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें होती हैं, या तो लिविंग थिंग्स है या फिर नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे ट्रीज़ हो गया, लीव्स हो गया, ट्रीज़ की लीव्स हो गई, सीड्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गया, फूड मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो लीव्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके फूड बनाती हैं, सेल्स हो गया, सभी कुछ जो है किससे बना हुआ है, मैटर से बना हुआ है। स्पर्म हो गया, एग्स हो गया, ह्यूमंस हो गया, एनिमल्स हो गया, यू एंड मी, सब कुछ जो है मैटर्स है, सब मैटर से बना हुआ। वाटर है, एयर है, एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑल गैसेस। और जो पेन आपके पास है, बुक्स है, हाउस है, मोबाइल फोन्स, रोड्स, माउंटेन्स, स्टार्स, प्लेनेट्स, टॉयज, केमिकल्स, एवरीथिंग अराउंड अस, सब कुछ क्या है, मैटर, मैटर से बना हुआ। तो मैटर की डेफिनेशन क्या निकलती है? डेफिनेशन ऑफ मैटर यह है कि एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। तो मैटर की ये डेफिनेशन को जो भी पूरा करता होगा वो सब क्या है, मैटर है। तो ऑक्युपाइज स्पेस का मतलब क्या है? जैसे आपके कमरे में एयर है, तो एयर जो है, तभी तो हम सांस ले रहे हैं। तो एयर क्या है, कमरे में पूरा ऑक्युपाइड है, तो इसका मतलब क्या है, एयर भी मैटर का बना हुआ है। तो कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्युपाई करती है और जिसका मास होता है उसको उसको हम मैटर कहते हैं। अब सबसे पहले हम स्टडी करेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। इसकी जो भौतिक अवस्था है यानी फिजिकल नेचर है मैटर की, वो क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट है कि मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे मिलकर बना हुआ है? पार्टिकल से। अब ये बोल दिया हमने, लेकिन पता कैसे लगोगे ये पार्टिकल से मिलकर बना है? क्योंकि साइंस में आपको एनालिसिस करना है हर बात का, हर पॉइंट का। ऐसे नहीं कि आपको ये तोते की तरह रटना है। तो समझना है कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे। मैटर इज मेड ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टिनी पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल्स कांट बी सीन बाई नेकेड आइज एंड सिंपल माइक्रोस्कोप। तो जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। इवन जो एक ड्रॉप है वाटर की, उसमें मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे। के लिए में प्रैक्टिकल करते हैं कि पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है सबस्टांस, कोई भी मैटर। व्हेन इट डिजोल्व सॉल्ट इन वाटर, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। जब हम किसी पानी में सॉल्ट को घोलते हैं, सॉल्ट को डिजोल्व करते हैं, तो ये घुल जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सारा का सारा पानी क्या हो जाता है, नमकीन हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि साल्ट के जितने पार्टिकल्स हैं वो स्प्रेड ओवर हो गए पूरे वाटर में। तो इसका मतलब यहाँ पर से ये हमें कंक्लूजन मिल जाता है कि अवश्य साल्ट में क्या है, पार्टिकल्स हैं। इसीलिए पूरे वाटर में वो, वाटर कहीं से भी ले लो आप, ये पूरा डिजोल्व होने के बाद वाटर का किसी भी हिस्से से अगर तो लोगे तो क्या हो जाएगा, ये सॉल्टी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि सॉल्ट पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है और वाटर भी पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। तभी इस वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में ये आ गए हर जगह। तो यहाँ पर से पता लग जाता है इस एक्टिविटी से कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। पहला पॉइंट है एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर पार्टिकल्स ऑफ मैटर
विद एवरी डाइल्यूशन थ्रो द कलर बिकम्स लाइट इट इज स्टिल विजिबल। तो इसके लिए क्या है, एक एक्टिविटी है ये कि अब ये पार्टिकल से मिलकर तो बना हुआ है, लेकिन ये पार्टिकल्स कितने स्मॉल हैं, इसके लिए ये एक्टिविटी है। यहाँ पर 5 बीकर दिख रहे हैं आपको, और पहला बीकर में 100 ml पानी लिया, वाटर लिया, और हमने क्या करा, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा सा क्रिस्टल लिया और 100 ml वाटर में इसको डिसोल्व कर दिया। तो हम देखते हैं इसका कलर क्या हो जाता है, डार्क पिंक। इसका कलर हो जाता है डार्क पिंक। और फिर इससे 10 ml जो है वाटर लिया कलर्ड वाला, और तीसरे वाले बीकर में जहाँ 100 ml वाटर पहले से था इसमें डिसोल्व कर दिया। अब हम क्या देखेंगे, और ज़्यादा डाइल्यूट हो गया। और ऐसे ही आगे यहाँ पर से तीसरे जार से 10 ml वाटर लिया कलर्ड वाटर, और 100 ml फोर्थ जो जार है वाटर जिसमें 100 ml पहले से है उसमें डाल दिया। तो इसमें कलर और क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। और इस प्रकार फिफ्थ जार तक पहुंच गए। 100 ml वाटर इसमें भी है, और इसमें 10 ml फोर्थ वाले जार से इसमें डिज़ोल्व करा, तो इसमें और भी ज़्यादा वो हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि आगे जाके जो है, अब यहाँ पर एक छोटा सा क्रिस्टल है, ये छोटा सा क्रिस्टल ने पहले दूसरे वाले जार को कलर किया। और तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पार्टिकल्स हैं ये डिवाइड होते जा रहे हैं। अब ये पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि पूरे 100 ml वाटर को ये क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं इसमें, और इसको कलर दे रहे हैं। यानी हर जगह अवेलेबिलिटी है। 100 ml में भले ही इसका कलर फेड है, लेकिन पार्टिकल्स इसके हर जगह ही हैं। KMnO4 के पार्टिकल्स तो हर जगह हैं, इसलिए ये हल्का सा पिंक है। तो यहाँ पर से पता चलता है हमें कि पार्टिकल्स क्या हैं, मैटर के बहुत ही स्मॉल होते हैं, जितना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पर कंक्लूजन प्रैक्टिकल का ये है, a few drop of potassium permanganate are added to 100 ml of water in the first beaker, forming a deep pink solution. Then 10 ml of this pink solution is taken and added to another 100 ml of water. In the next beaker, the solution turns lighter pink. This process is repeated several times. और यहाँ ऑब्जर्वेशन हमने क्या निकाला, फिफ्थ बीकर में क्या होता है, द सॉल्यूशन स्टिल शोज ए फेंट पिंक कलर इवन दो ओनली ए टिनी अमाउंट ऑफ द ओरिजिनल KMnO4 वॉज एडिड। अब यहाँ पर क्या है, ये क्वांटिटी KMnO4 की बहुत ही ज़्यादा कम है, इसीलिए फिफ्थ जार में जो है ये कलर क्या होता है, फेंट हो जाता है। लेकिन पार्टिकल्स की जो मौजूदगी है, पार्टिकल्स की जो अवेलेबिलिटी है सॉल्यूशन में 100 ml में वाटर में, वो हर जगह है। तो इसका मतलब यहाँ से पता लग रहा है कि ये पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं। तो यहाँ पर से प्रूफ में आपने लिखना है यहाँ पे, जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ KMnO4 कंटेन्स मिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या है, वो तो एक छोटा सा क्रिस्टल था, और है कि पार्टिकल्स की थोड़ी बहुत अवेलेबिलिटी भी होगी तो वो क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में अगर वाटर हो उसको भी कलर कर सकते हैं। दिस प्रूव्स दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एक्सट्रीमली स्मॉल, सो स्मॉल दैट अ टिनी क्वांटिटी कैन स्प्रेड एंड अफेक्ट ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो लार्ज वॉल्यूम भी वाटर का होगा, उसको भी क्या करेंगे, जो फ्यू क्रिस्टल्स हैं वो भी उसको कलर कर सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। और करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो सबसे पहली करेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो पता कैसे लगेगा, ये एक्टिविटी जो पहले करा चुके हैं, जिसमें कि पार्टिकल्स से मैटर पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, तो वही वाली सेम एक्टिविटी है कि शुगर डिजोल्व्स इन वाटर। तो शुगर जो है, आप इसको प्रैक्टिकल देख ले, बीकर लिया और बीकर में वाटर डाला, और वाटर में हमने क्या शुगर डाला, और शुगर इसमें डिजोल्व हो जाती है। अब शुगर डिजोल्व कैसे हो गई, इसका लेवल मान लिया, सपोज करो 10 सेंटीमीटर था,
तो इसका 10 सेंटीमीटर लेवल अब भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, शुगर डालने से कुछ फर्क नहीं पड़ा। और क्वेश्चन है कि शुगर कहाँ गई, फिर लेवल अभी भी इसका 10 सेंटीमीटर, ये यूँ कह लो कि वॉल्यूम इसका अभी भी है। पहले मान लिया वॉल्यूम इसका था 100 ml, वॉल्यूम अभी भी 100 ml है। शुगर डालने से ये वॉल्यूम बढ़ा क्यों नहीं? उसका कारण क्या था? क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या आ गए, शुगर के पार्टिकल्स ऑक्युपाई हो गए। तो वाटर के बीच में, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या आ गए, शुगर के पार्टिकल्स आ गए। इस वजह से इसका वॉल्यूम क्या है, वही रहता है, या लेवल कह लो इसका। अगर 10 सेंटीमीटर पहले ये लेवल था इसका, तो अभी भी 10 सेंटीमीटर लेवल ही रहेगा। तो फर्दर ऐड नहीं होगा, कोई हाइट नहीं बढ़ेगी वाटर की हाइट वही रहेगी, क्योंकि शुगर के पार्टिकल्स वाटर के मॉलिक्यूल या वाटर के पार्टिकल्स के बीच में आ गए। तो यहां पर से पता लगता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अगली कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स की। पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अब मिक्सिंग salt in water without stirring, if you leave salt in water without stirring, it still dissolves slowly। अब की बार क्या करना है आपको, ये बीकर लिया, बीकर में पानी डाला और पानी में आपने सॉल्ट डाला। अब सॉल्ट, इसको आपको स्टर नहीं करना, इसको हिलाना डुलाना नहीं है, लेकिन तब भी ये पूरा का पूरा सॉल्टी हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि क्यों हुआ? उसका कारण है, भले ही पानी आपको इमूवेबल लग रहा हो, ये हिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, स्टिल लग रहा है अपनी पोजीशन में, लेकिन एक्चुअली में क्योंकि पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो हमें नहीं दिखाई देती। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स यानी वाटर के जो पार्टिकल्स हैं एक्चुअली में मूव कर रहे हैं। जो बीकर में वाटर रखा हुआ है भले ही शांत दिख रहा है, लेकिन इसके पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और मूव करके जो सॉल्ट आपने इसमें डिजोल्व करा या शुगर जो डिजोल्व करी, उसके पार्टिकल्स को ये क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। और शुगर के क्रिस्टल को स्ट्राइक होके क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं। और ब्रेक डाउन होके जो है पूरे वाटर में ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूट स्प्रेड हो गए शुगर के पार्टिकल्स। और इसीलिए पानी इसका हर जगह से उठा लो मीठा लगेगा, कुछ देर बाद ये डिजोल्व हो जाएगा, तो बगैर स्टर करके। तो इसका मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि मैटर के पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं कंटिन्यूसली। उसी प्रकार यहाँ पे फूड है, हॉट फूड। अब हॉट फूड में क्या होता है, जो आसपास एटमॉस्फेयर जो एयर है उसमें फूड के पार्टिकल्स क्या करते हैं, चले जाते हैं हॉट होने की वजह से, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती हॉट फूड की। तो क्या होगा, मिक्सअप हो जाएंगे आसपास की एयर में, और यही एयर हमारे नोज़ तक पहुंचती है, जिसकी वजह से हमें स्मेल का पता लगता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर से भी पता लगता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स मूव्स कंटिन्यूली। अगला करेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसका एक एग्जांपल यहाँ से ले लो, कोई शीशा ले लो आप, ये शीशा ले लिया, मिरर ले लिया, और इसमें आपने स्प्रिंकल करा वाटर, इसमें वाटर आपने 1 चम्मच स्प्रिंकल करा। अब होता क्या है, ये पार्टिकल्स जो है मिल के आपस में जो नज़दीक की जो वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी एक बड़ी ड्रॉप बना लेते हैं। तो यहाँ पर से पता लग रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये एक्टिविटी आप खुद कर सकते हो, यहाँ पर से पता लग रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। दिस हैपन्स बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। इसका एक एग्जाम्पल और है, चाक ले लो, एक बड़ी चाक ली, एक चाक लिया आपने, ये खड़िया बोलते हैं जिसको, और इसके पहले 2 टुकड़े कर दिए। अब आपने क्या करना है, ये 2 टुकड़े हो गए, अब इसको यहाँ पर से रब करना है। इस वाले सरफेस को आप रब करेंगे, रगड़ेंगे इसको, और इस वाले सरफेस को भी आप इसको रगड़ेंगे। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को स्टिक टुगेदर चिपका देना है ऐसे।
तो ये आराम से चिपक जाएंगे थोड़ा सा कोशिश करने के बाद। यहाँ पर से भी पता लग रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। आयरन के केस में क्या है कि आयरन के केस में भले आप ऑब्जर्व न कर सको, लेकिन एक आयरन नेल है, जैसे ये आयरन नेल है और दूसरी आयरन नेल ये भी हल्का सा देखा होगा आपने कि ये एक दूसरे को स्टिक करते हैं। अगर ये जितना मिन्नी होंगे, जैसे आल पिन होती हैं सेफ्टी पिन्स, तो ये आपस में क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। भले ये आप ऑब्जर्व न कर सको, इसको हो सकता है, लेकिन ये भी आपस में अट्रैक्ट करती हैं। यहाँ से पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब क्या है, सॉलिड के पार्टिकल्स ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल सॉलिड से कम अट्रैक्ट करेंगे और गैस से ज़्यादा करेंगे। गैस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगभग नेग्लिजिबल है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ज़रूर। अब पढ़ेंगे हम स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी मैटर की जनरल तौर पे 3 स्टेट में पाया जाता है मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम बात करेंगे, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर की स्टेट चेंज हो सकती है? ये तो सिंपल एक प्रैक्टिकल है जो आप घर में रोज इसको फेस करते हैं कि वाटर को 3 फॉर्म में हम चेंज करते हैं। जैसे कि वाटर फ्रीज होके क्या बनता है, आइस। वाटर को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, वेपर्स बनेगी, स्टीम बनेगी। तो 3 फॉर्म में पाया जाता है वाटर। उसी प्रकार बहुत सारे कोई भी सब्सटेंस हो, 3 फॉर्म में हम उसको चेंज कर सकते हैं। हीटिंग में क्या होता है, जब हम हीट देते हैं मैटर को तो पार्टिकल्स मूव फास्टर, मैटर एक्सपेंड्स, तो मैटर एक्सपेंड होता। यानी जब हीट करेंगे पार्टिकल्स को, जैसे कि आइस को हमने हीट दिया तो क्या बनेगा, एक्सपेंड हो गया, उसके पार्टिकल्स एक्सपेंड होंगे तो बन जाएगा लिक्विड। फिर लिक्विड को फर्दर हीट करेंगे तो फिर और एनर्जी उसमें आ जाएगी, तो क्या हुआ, पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे, यानी स्टीम बन जाएगी और वो वाटर के सरफेस को छोड़ के एटमॉस्फेयर में आ जाएंगी स्टीम। तो हायर एनर्जी स्टेट में चेंज होता है हीट करके, और इसलिए आइस के पार्टिकल्स अल्टीमेटली गर्म होके पहले लिक्विड, वाटर, फिर वो स्टीम बन जाते हैं। कूलिंग में इसका उल्टा होता है। अब पार्टिकल्स क्या है, कूलिंग करके पहले गैस है, गैस को कूल करेंगे तो क्या बनेगा, लिक्विड। कूलिंग करके क्या होता है, एनर्जी डाउन हो जाती है, गैस की एनर्जी डाउन हो जाती है, तो अब पार्टिकल्स एक दूसरे के नियर आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, लिक्विड। और एनर्जी डाउन करेंगे और कम एनर्जी, मतलब कि कूलिंग होगा, फर्दर कूलिंग, तो वाटर क्या बन जाएगा, फ्रीज बन जाएगा, मतलब फ्रीज हो जाएगा, तो वो लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाता है। उसका कारण क्या है, तो बच्चों आप पढ़ते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट, इफेक्ट ऑफ हीट, यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के अंदर पढ़ते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। एक आपको एक बीकर लेना है और बीकर को हीट करना, मतलब इसमें आइस रख के, इसमें आइस क्रश कर देनी है आपको। तो क्रश्ड आइस का जो है टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या करना है, नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर स्लोली। आपको इसको हीट करते रहना स्लोली, और इसमें एक वो जो थर्मामीटर है इंसर्ट कर देना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर टेम्परेचर इसका राइज नहीं होता जब तक पूरी की पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती, इसका टेम्परेचर राइज नहीं होता। अब क्वेश्चन है कि ये हीट कहाँ गई। ये जो हीट हमने इसको दी और टेम्परेचर वही रहता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमने जो हीट दी इसको, ये हीट कहाँ गई। इसी हीट को, ये हीट कहाँ इस्तेमाल हो रही है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आइस के पार्टिकल्स के बीच में, क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको ब्रेक करने के लिए, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए ये हीट इस्तेमाल हुई डेल्टा एच, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और ये टेम्परेचर तब तक राइज नहीं होता जब तक पूरा का पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता।
पूरा का पूरा वाटर, पूरा का पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट जब तक नहीं होता तब तक ये टेम्परेचर वही रहता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसके लिए भी हमें बीकर लेते हैं और बीकर में वाटर लेते हैं अब की बार, और इसमें एक थर्मामीटर इंसर्ट कर लेते हैं और टेम्परेचर इसका बढ़ता रहेगा जैसे जैसे हम इसको हीट करेंगे। और एक टाइम जैसे ही इसको बॉईल होना शुरू होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके बाद जो है ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। बॉईल 100 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड अचीव होने के बाद, बॉईल होने के बाद भी हम हीट अगर कंटिन्यू रखते हैं तो ये इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। क्वेश्चन ये है where does that human heat go? तो यहाँ पर जो हमने हीट दी वो कहाँ गई? यानी बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद हमने इसको जो हीट दी तो वो टेम्परेचर बढ़ा नहीं 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आगे, और ये तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक पूरा का पूरा वाटर क्या नहीं बन जाए, गैस में कन्वर्ट ना हो जाए। इसी छिपी हुई हिडन हीट को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और ये लेटेंट हीट कहाँ किस में इस्तेमाल हो रही है? वाटर के जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको ब्रेक करने के लिए ये हीट इस्तेमाल होती है। इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट और अच्छा समझने के लिए हम क्या करते हैं, ये ग्राफ बना लेते हैं। इधर की तरफ टेम्परेचर दिखा दिया, इधर की तरफ हीट सप्लाइड दिखा दी। अब क्या है, यहाँ पे आइस है। अब आइस का टेम्परेचर क्या होता है? माइनस में। आइस का टेम्परेचर पहले हुआ माइनस, मान लिया सपोज करो यहाँ पर तक जो हमने हीट दी इसको, तो टेम्परेचर इसका बढ़ा। यहाँ पर तक क्यों सोचो, माइनस में होगा। मान लिया -3 है, यहाँ टेम्परेचर -3 से घट -2, यहाँ -1 और फिर 0 डिग्री। अब देखते हैं कि 0 डिग्री के बाद ये टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है कुछ टाइम तक, यानी जब तक पूरी की पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो इस वाले पोर्शन को जो हीट दे रखी है यहाँ पर से यहाँ पर तक, ये वाला, ये क्या है? डेल्टा एच है, यानी यही क्या है? लेटेंट हीट है यहाँ पर। तो ग्राफ से ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। दूसरा, जब ये पूरी तरह से आइस वाटर में कन्वर्ट हो गई यहाँ पर इस पॉइंट तक, अब क्या है? फर्दर हीट जब देंगे तो अभी टेम्परेचर वाटर का क्या होगा? बढ़ेगा। अब ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते यहाँ पर तक ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड अचीव हो गया। यहाँ पर ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड अचीव हो गया, यहाँ पे वाटर बॉईल होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद फर्दर हीट देने पे यहाँ पर फिर दोबारा से टेम्परेचर नहीं चेंज होता। तो यहाँ पर जब तक कि पूरा का पूरा वेपर में चेंज नहीं होता, यानी पूरी की तरह से वाटर यहाँ पर क्या बन गया है? गैस बन चुका है, और अब इसका टेम्परेचर राइज तब शुरू होगा यहाँ पर से। तो यहाँ पर दी हुई जो हीट है इसको बोलेंगे लेटेंट हीट। इसको जैस मान लेते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो गया। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अलग होगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दोनों में डिफरेंस होता है, ये अलग है। तो ये ग्राफ ऐसे करके दिखा देना, इसको समझना ज़रूरी है। अब डेफिनेशन कैसे देंगे और डेफिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें बहुत सारी सबस्टांसेस की क्या करें, कंपैरिजन करना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है, उसी करैक्टरिस्टिक को देखना पड़ता है। उनमें से एक करैक्टरिस्टिक लेटेंट हीट है, जिसको याद रखना, जो सेम पैरामीटर्स में सब सबस्टांस की मेज़र की गई है, तो वो स्टडी करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू change
1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion. So, particles in water at 0 degree centigrade have more energy as compared to particles in ice at the same temperature. Latent heat of vaporization क्या है? Latent heat of vaporization is the amount of heat energy required to convert 1 kilogram of liquid into vapor at its boiling point without any change in temperature under atmospheric pressure. तो ये जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अब बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as its boiling point. कोई भी लिक्विड जिस टेम्परेचर पे बॉईल करना शुरू हो जाता है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो बॉइलिंग इज ए बल्क फेनोमेनन। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। तो बच्चों, इसको बल्क फेनोमेनन का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हमने ये बीकर में वाटर रखा और इसको टेम्परेचर दिया, तो यहाँ पर ये जो पूरा मास है वाटर का, ये पूरा क्या हो जाता है, डिस्टर्ब होते इस पूरे पार्टिकल्स। यानी जो सरफेस है, सरफेस से लेके बॉटम तक सारे पार्टिकल क्या होने चाहिए, एक्साइट होने चाहिए, तब जाके वो बॉईल होना शुरू हो जाता है। तो सारे जो वाटर पार्टिकल्स है टर्बुलेंट हो जाते हैं, इसीलिए बल्क है, बल्क फेनोमेनन है। और एक होता है एवोपरेशन, वो आगे पढ़ेंगे हम। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड। तो मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे कोई सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाता है लिक्विड में एट ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मेल्टिंग इज ए बल्क फेनोमेनन, ये भी बल्क फेनोमेनन है। मेल्ट होना तभी शुरू होगा कोई चीज़, जैसे आइस है, तो आइस का प्रत्येक पार्टिकल्स क्या होना चाहिए, एक्साइट होना चाहिए। एवरी पार्टिकल्स ऑफ द आइस शुड बी एक्साइटेड एंड कन्वर्ट इनटू वाटर, तभी जाके हम इसको बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट इज ए बल्क फेनोमेनन। तो पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द सॉलिड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द लिक्विड स्टेट। The melting point of a solid is an indication of the strength of the force of attraction between its particles. तो मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सॉलिड का ज़्यादा कब होगा? अगर उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। आप कह लो कि आयरन के पार्टिकल्स क्या होते हैं, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए आयरन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। एल्यूमिनियम का कंपेयर करके एल्यूमिनियम के पार्टिकल्स में वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, इसलिए उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। तो एक इंडिकेशन है मेल्टिंग पॉइंट का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। केल्विन यानी स्टैंडर्ड यूनिट जो टेम्परेचर की होती है वो क्या होती है, केल्विन होती है। और केल्विन और 0 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या रिलेशनशिप होती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू क्या होता है, 273.15 के केल्विन, जिसको हम लगभग क्या लिखते हैं, 273 केल्विन। यानी सपोज करो कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड को आपने केल्विन में चेंज करना है, तो आपने क्या कर देना है, केल्विन में क्या होगा, ये केल्विन है और ये डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में ऐड करने के लिए हमें क्या कर देना, 273 इसमें ऐड कर देना और कुछ नहीं। तो ये क्या बन गया, 278 केल्विन। और मान लिया 278 केल्विन को आप डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करेंगे तो -273 कर देना है, -273 करके तो क्या आ गया, ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ड्राई आइस के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन। ड्राई आइस क्या होती है, इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर में इसको स्टोर किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, ये मान लिया पिस्टन है और कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर किया जाता है यहाँ पे। तो इसको प्रेशर बढ़ाएंगे, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो सीधे गैस का सीधे सॉलिड में चेंज हो जाता है। गैस क्या होगा, ये कॉम्प्रेस होके, गैस कॉम्प्रेस होके क्या है, कॉम्प्रेस होके
कॉम्प्रेस होके किस में चेंज हो जाती है, सॉलिड में डायरेक्ट, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, बगैर लिक्विड में चेंज हुए सीधे गैस किस में चेंज हो गई, तो गैस सीधे डायरेक्ट किस में चेंज हो गई, सॉलिड में। और इसीलिए इसको ड्राई आइस कहा जाता है, क्योंकि बगैर लिक्विड में चेंज हुए सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, इसको ड्राई आइस कहा जाता है। इसको कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। एटमॉस्फेरिक क्या होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, कॉम्प्रेस, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम ड्राई आइस कहते हैं। अब क्या है कि टेम्परेचर का क्या फ़र्क पड़ता है 3 स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सॉलिड है, सॉलिड को हम हीट देंगे तो क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा, लिक्विड को हीट देंगे तो क्या बनेगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, ये मेल्ट हुआ, ये प्रोसेस को मेल्टिंग बोलेंगे, मेल्टिंग। लिक्विड को अगर गैस में चेंज हो गया तो क्या बोलेंगे, इसको वेपराइजेशन, ये वेपराइजेशन हो गया गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए। और गैसियस स्टेट को लिक्विड में लाने के लिए क्या होगा, इसको कूल करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन यानी गैस को ठंडा किया, गैस को कूल करा, और गैस कूल करके क्या हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है। अब लिक्विड को सॉलिड में चेंज करा है, तो लिक्विड को ठंडा करा, जैसे वाटर, वाटर को कूल करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में, यानी लिक्विड ठंडा होके कूल करके क्या बनाती है, सॉलिड बनाती है, इसको सॉलिडिफिकेशन कहा जाता है, सॉलिडिफिकेशन। अब तीनों स्टेट आपने पढ़ लिया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इनमें डिफरेंस पूछा जाता है, कम से कम 10 आपको याद कर लेने हैं। अब क्या है, सॉलिड का शेप क्या होता है, फिक्स्ड होता है, लिक्विड का क्या होता है, कोई फिक्स शेप नहीं होता, इसको लोटे में डालोगे लोटे का शेप ले लेगा, ग्लास में डालेंगे ग्लास का शेप लेगा, फ्राई पैन में डालेंगे तो फ्राई पैन का शेप लेगा। गैस क्या होता है, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, और जहाँ कहीं इसको गैस जहाँ कहीं भी एग्जिस्ट होगी, इसको जितना जितना स्पेस मिलता है और उसी स्पेस में ये भी ढल जाती है लिक्विड की तरह। वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। अगर 100 ml ग्लास में होगा, लोटे में डालेंगे तो 100 ml वहाँ भी रहेगा। गैस का ऐसा नहीं होता, नो फिक्स वॉल्यूम, और थोड़ी भी अमाउंट की जो गैस है मान लें कमरे में, वो पूरा फिलअप हो जाती है, यानी अगरबत्ती इसका एग्जाम्पल है। और सेंट हो गया, अब सेंट क्या होगा, सेंट की थोड़ी सी बूंदें आपने स्प्रिंकल करी एयर में तो पूरी कमरे में फैल जाती है, तो जितनी जगह मिलती है उसका उतना एक्सपेंड हो जाती है गैस, तो उसका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। कॉम्प्रेसिबिलिटी, अगर कॉम्प्रेस करें तो सॉलिड को हम इनकॉम्प्रेसिबल कह सकते हैं, इसको कॉम्प्रेस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर इनकॉम्प्रेसिबल कह सकते हैं। लिक्विड को हम स्लाइटली कॉम्प्रेसिबल कह सकते हैं, कुछ मात्रा में इसको कॉम्प्रेस किया जा सकता है, लेकिन गैस को हम क्या कर सकते हैं, हाईली कॉम्प्रेसिबल कह सकते हैं। और इसी कैपेबिलिटी की वजह से जो एलपीजी है, सीएनजी है, वो गैसें बनी हैं सिलेंडर में, तभी जाके ये आ पाती हैं क्योंकि कॉम्प्रेसिबल है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्ट्रांग होता है, और लिक्विड में क्या होता है, सॉलिड से थोड़ा कम होता, मॉडरेट होता है, और गैस में जो है बहुत वीक होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है। पार्टिकल अरेंजमेंट क्या होता है, इसके सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं, लिक्विड के लूजली पैक्ड होते हैं, और गैस का आपने लिख देना कि वेरी लूजली पैक्ड होते हैं। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल्स भले ही दिखते नहीं है, वाइब्रेट इन फिक्स पोजीशन, लेकिन उनकी अपनी फिक्स पोजीशन में वाइब्रेट करते रहते हैं। अगर लिक्विड की बात करें, स्लाइड पास्ट ईच अदर्स,
तो लिक्विड में क्या होता है कि एक लेयर होती है मॉलिक्यूल्स की, उसके नीचे दूसरी लेयर होती है मॉलिक्यूल्स की, तो ये एक दूसरे के कंपैरिजन में क्या करते हैं, मूव करते रहती हैं लेयर्स, और ऐसे लिक्विड में होता है। गैस में क्या होता है, मूव फ्रीली एंड रैपिडली। तो कोई भी मॉलिक्यूल्स है गैस का, कोई पार्टिकल्स है, तो रैंडमली इधर उधर कहीं भी वो मूव कर सकते हैं फ्रीली। डेंसिटी, डेंसिटी मतलब कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के नियर कितना है। तो सॉलिड में क्या होता है, हाई, यानी स्पेस बहुत कम होता है पार्टिकल्स के बीच में। और लिक्विड में क्या हो, सॉलिड से कम होता है, मीडियम होता है। और गैस में क्या होता है, दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। गैस के केस में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। फ्लो की बात करें तो सॉलिड फ्लो नहीं करता, लिक्विड फ्लो करता है। हमेशा हाई एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड की तरफ लिक्विड फ्लो करता है। लेकिन गैस का ऐसा नहीं है, गैस कहीं भी चारों तरफ कहीं भी फ्लो कर सकती है इजीली। एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो लीस्ट काइनेटिक एनर्जी यानी नेग्लेक्टेड लिख लो। सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी नेग्लेक्टेड होती है, लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मॉडरेट होती है, न ज़्यादा न कम। और गैस की काइनेटिक एनर्जी बहुत हाईएस्ट होती है। इसका एग्जाम्पल है, सॉलिड के नीचे आइस, आयरन, वुड, और लिक्विड के नीचे आप कोई भी 3 लिक्विड लिख सकते हो, वाटर, ऑयल एंड मिल्क। गैस का एयर लिख लो, ऑक्सीजन लिख लो, कार्बन डाइऑक्साइड लिख लो, या गैसें लिख लो खाली। अब एक प्रोसेस आती है सब्लिमेशन, जिसकी आपको स्टडी करनी है। सब्लिमेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी सॉलिड सीधे गैस में चेंज हो जाता है, या कोई भी गैस सीधे सॉलिड में चेंज हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। यानी सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस टू गैस विदाउट चेंजिंग टू लिक्विड, और इट्स वाइस वर्सा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है कैम्फर का। यहाँ पर कैम्फर रखा हुआ है और इसको हीट कर दिया गया है नीचे से। तो ये फ्लास्क है, इसको इन्वर्टिबल फ्लास्क है। और यहाँ पर क्या होता है, ऊपर आपने प्लग लगा देना है, ये फ्लास्क में ऊपर बंद कर दिया। तो यहाँ पर देखते हैं कि कैम्फर यहाँ पर से डायरेक्ट सॉलिड से सीधे किस में चेंज हो गया, गैस में। और यहाँ ऊपर इसकी जो सरफेस है फ्लास्क का, वहाँ स्टिक हो जाता है। तो यहाँ पर से ये प्रोसेस का पता लगा देते हैं कि ये प्रोसेस क्या है, सब्लिमेशन है। अब है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर से क्या होता है कि पिस्टन्स है, ये सिलेंडर है, मान लिया यहाँ पर गैस है ये, और गैस को हमने कंप्रेस करा पिस्टन से। तो इसके पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, नियरर हो जाते हैं गैस के, और फिर अल्टीमेटली किस में चेंज हो जाते हैं, सॉलिड में। यानी हम गैस को अगर कंप्रेस करें, गैस को प्रेस करें, तो ये पहले गैस किस में प्रेस होगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी। और लिक्विड को अगर प्रेशर देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स और पास में आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन सकता है। हालांकि लिक्विड को कंप्रेस करना आसान नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है। बहुत प्रेशर देना पड़ेगा लिक्विड को, तब जाके वो क्या बन सकता है, सॉलिड बन सकता है। लेकिन गैस को क्योंकि इजीली कंप्रेसिबल है, गैस को कंप्रेस करके हम लिक्विड तैयार कर सकते हैं। जैसे कि गैस है वाटर वेपर्स, तो वाटर वेपर्स को प्रेस करेंगे तो जल्दी से ये किसमें चेंज हो जाएगा, वाटर में। दिस इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। कि सॉलिड को अगर, सॉलिड के केस में सॉलिड में क्या इफेक्ट होगा प्रेशर का, सॉलिड विल रिमेन द सॉलिड क्योंकि इनकॉम्प्रेसिबल है। लिक्विड को अगर प्रेशर देंगे, हाई प्रेशर देंगे, तो वो लिक्विड क्या हो जाएगा, चेंज होके सॉलिड में चेंज हो जाएगा। और गैस को प्रेशर देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। यहाँ पर ये आपको ये फिगर जो है इस प्रकार से एग्जाम में आता है, याद रखना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। अब क्या है, सॉलिड गैस में चेंज होता है तो क्या बोलेंगे उसको, सब्लिमेशन।
अब गैस अगर सॉलिड में चेंज हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, डिपोजिशन, उसका उल्टा सब्लिमेशन का उल्टा डिपोजिशन, हालांकि प्रोसेस सब्लिमेशन है। अब यहाँ पर क्या है, सॉलिड, यानी सॉलिड अगर लिक्विड में चेंज होगा तो हम क्या बोलेंगे इसको, फ्यूजन, यानी मेल्ट होके लिक्विड बन जाना, तो क्या है, फ्यूजन बोलते हैं उसको। और अगर लिक्विड सॉलिड बन गया तो उसको बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड को हीट करके वेपर में चेंज होना उसको वेपराइजेशन बोलते हैं। तो लिक्विड हीट होके किस में चेंज होता है, गैस में, और गैस कूल होके क्या होता है, वो कंडेंसेशन हुआ, गैस कूल होके क्या बनाता है, लिक्विड। तो ये प्रोसेस आपको याद रखनी है। What happens when you pour some acetone nail polish on your palm? The particles gain energy from your palm or surroundings and evaporate, causing the palm to feel cool. अब क्या है, जैसे कि हथेली में यानी पाम में हमने क्या ले लिया, पाम में हमने क्या ले लिया, मान लिया हथेली है ये, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एसीटोन ले लिया। अब ये एसीटोन के जो पार्टिकल्स हैं हमारी जो पाम है उससे क्या लेंगे, एनर्जी लेंगे। मान लिया सपोज करो इसका रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, हमारी हथेली का। अब एसीटोन के पार्टिकल्स यहाँ से एनर्जी लेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इससे एनर्जी चली जाएगी तो टेम्परेचर क्या होगा, हमारे हाथ का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब एनर्जी क्यों चली जाएगी, क्योंकि एसीटोन क्या है, लिक्विड स्टेट में था पहले, अब ये क्या हो गया, इसका वेपराइजेशन हो रहा है, इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, एयर के साथ मिक्सअप हो जाएंगे, यानी एयर के साथ मिक्सअप हो गया मतलब क्या, वेपराइजेशन हो गया। और इस वेपराइजेशन प्रोसेस के लिए क्या लेगा, हमारी पाम से, हथेली से क्या लेगा, हीट एनर्जी लेगा, और हमारी हथेली का टेम्परेचर 25 से क्या होगा, हो सकता है 20 हो 15 हो, लेकिन कूलिंग इफेक्ट देगा। तो टेम्परेचर ये कम हुआ क्योंकि एनर्जी यहाँ हाथ से चली गई, एनर्जी हाथ से चली गई, ये एनर्जी किस काम आई, वेपराइजेशन में। यानी जो काइनेटिक एनर्जी गेन करी एसीटोन के पार्टिकल्स ने, उस काइनेटिक एनर्जी में चले गई ये हाथ की एनर्जी। अब हाथ की एनर्जी जाएगी तो क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट होगा। अगला है, व्हाई डू पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड आफ्टर अ हॉट सनी डे। अब मान लिया सपोज करो कि ये क्या है, फ्लूर है, और ये पूरा दिन भर इसमें क्या है, धूप थी। अब इसका टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो जैसे ही हम इसमें वाटर डालेंगे तो वाटर क्या होगा, ये वाटर का क्या होगा, वेपराइजेशन होगा, और वेपराइजेशन के लिए ये हीट कहाँ से लेगा, यहाँ से लेगा, फ्लूइड से। अब सेम वही चीज़ जो यहाँ पे पाम की थी वही होना है। वेपराइजेशन के लिए, वेपराइजेशन के लिए एनर्जी जो ये वाटर है कहाँ से लेगा, फ्लूइड से लेगा, और फ्लूइड का टेम्परेचर क्या होगा, राइज, फ्लूइड का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, और फ्लूइड ठंडा हो जाएगा। तो वेपराइजेशन की वजह से हो रहा है ये सब। अब है एवापोरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेज विद, यानी रेट ऑफ जो एवापोरेशन है वो इंक्रीज होता है किसके साथ, पहला फैक्टर है एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे ही राइज होता है तो क्या होता है, वेपराइजेशन के रेट बढ़ जाता है। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन, ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, यानी अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी का मतलब है एयर में वाटर की अवेलेबिलिटी, वाटर मॉलिक्यूल की एयर में अवेलेबिलिटी को क्या बोला जाता है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वेपर present in air. The air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature. If the amount of water in air is already high, the rate of evaporation decreases. तो क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, जैसे में कपड़े सुखा रहे हैं जैसे कि, और ह्यूमिडिटी बाहर ज़्यादा है, तो एयर में क्या होगा, ऑलरेडी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये क्या करेगा, ये
इसकी एब्जॉर्प्शन पावर क्या होगी एयर की, कम हो जाएगी। तो ऑलरेडी क्योंकि एयर में वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, इस वजह से जो रेट ऑफ वेपराइजेशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वाटर से जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो इस्केप होने का जो रेट होगा वो कम हो जाएगा। यानी वाटर पार्टिकल्स क्लॉथ के सरफेस से कम निकलेंगे तो ये क्या है, देर में सूखेंगे, बोलने का मतलब है। तो वेपराइजेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता है ह्यूमिडिटी के साथ में। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो वेपराइजेशन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। अब है एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। अगर विंड की स्पीड ज़्यादा होगी, ये तो आपने घरों में देखा होगा कि बाहर रेनी डे है और आपको स्कूल जाना है कल, तो मम्मी क्या करती है, पंखा चला के कपड़े सुखाती है। तो इसका मतलब क्या है, एन इंक्रीज इन विंड स्पीड के साथ क्या होगा कि क्लॉथ जल्दी सूखेंगे। यानी क्या हुआ, रेट ऑफ वेपराइजेशन इंक्रीजेस विद द स्पीड ऑफ विंड। It is common observations that clouds dry faster on a windy day with the increase in the wind speed. The particles of water vapor move away with the wind, decreasing the amount of water vapor in the surroundings. अब क्योंकि विंड की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से तो ऑल अराउंड जो है वाटर को, जो क्लॉथ का सरफेस है उसके अराउंड क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि विंड उड़ा के ले गई। और उस वजह से जो है क्या होगा, उसका रेट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ जाएगा। अगला है एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। ये भी कॉमन चीज़ प्रैक्टिकली है जो आसपास देख सकते हो। जब कप में चाय गर्म होती तो आप क्या करते हो, प्लेट में इसको डाल के पी सकते हो। उसका कारण क्या है कि रेट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ गया। जो प्लेट है, प्लेट का एरिया ज़्यादा है, सरफेस एरिया, तो रेट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा होगा तो ये कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा देगा और जल्दी चाय ठंडी हो जाएगी। सो वी नो दैट एवोपरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज, द रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीजेस। फॉर एग्जाम्पल, while putting cloths for drying up, we spread them out. How does evaporation cause cooling? तो कूलिंग कुछ तो पहले पढ़ चुके हो आप। On a hot day, you sprinkle a few drops of water on your hand. After few seconds, what do you feel? आपने देखा होगा कि बहुत गर्मी पड़ रही है, आपने हाथ धोए और हाथ हिलाते हिलाते चलेगी तो हाथों में क्या है, कूलिंग आती है, कूलनेस फील होता है। तो ये क्यों होता है, इसी को बोलते हैं कूलिंग इफेक्ट ऑफ एवापोरेशन। होता क्या है, वाटर हैज टिनी पार्टिकल्स दैट आर ऑलवेज मूविंग। सम ऑफ देम मूव फास्टर देन अदर्स। दीज फास्ट वंस हैव मोर एनर्जी व्हेन वाटर इज ऑन योर हैंड। द फास्टेस्ट पार्टिकल्स एस्केप इनटू द एयर। दिस इज एवापोरेशन। तो वाटर के सरफेस से एयर में वाटर के मॉलिक्यूल का मिल जाना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एवापोरेशन। ये एक प्रोसेस जो होती है अंडर बॉइलिंग टेम्परेचर होती है। यानी कोई भी लिक्विड है, अंडर बॉइलिंग टेम्परेचर उसका लिक्विड का वेपर में चेंज होने को हम क्या बोलते हैं, एवापोरेशन। और ये वेपर में चेंज होने के लिए एनर्जी क्या लेती है, वाटर के सरफेस से लेगा तो वो क्या देगा, कूलिंग इफेक्ट देगा। तो वाटर जो है वेपर में चेंज होने के लिए एनर्जी कहाँ से लेगा, सराउंडिंग से। और यही कारण है कूलर ठंडी हवा देता है। और क्या होता है, घड़े का पानी ठंडा होता है। होता क्या है, घड़े में जो सॉइल पॉट होता है उसमें स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं। तो वाटर क्या होता है, उन पोर्स के ज़रिए एयर में मिल जाता है। यानी पोर्स के ज़रिए उसका वेपराइजेशन होता है। और वेपराइजेशन के लिए जो हीट एनर्जी होती है वो जो सॉइल पॉट है उसके अंदर से ली जाती है, उसके इनसाइड से ली जाती है। और उसका इनसाइड वाला जो सरफेस होता है वो ठंडा हो जाता है, एज ए रिजल्ट ऑफ वाटर ठंडा हो जाता है। टू escape they need energy, so they take it from your skin as heat. When the heat is taken away, your skin temperature drops. That's why you feel cool. यहाँ पर बात ये हो रही है स्वेट्स की। यानी स्वेट्स हमारी बॉडी में जो होता है, या नहा के आप बाहर निकलो तो आपकी बॉडी में जो
वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनका वेपराइजेशन होता है, और वेपराइजेशन के लिए हीट कहाँ से ली जाती है? बॉडी से, इसलिए बॉडी क्या हो जाती है? कूल हो जाती है। वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर्स? तो कॉटन क्लॉथ समर में इसलिए यूज़ होते हैं कि कॉटन क्लॉथ्स में क्या होते हैं, जो फाइबर्स होता है ये क्या होते हैं, इसमें ये एयरी होता है। जो कॉटन का शर्ट होता है वो क्या होता है? एयरी होता है, लाइट होता है, दैट अलाउज एयर टू पास थ्रू विच हेल्प आवर बॉडी स्टे कूल इन हॉट वेदर। तो इन पोर्स के जरिए जो छोटे छोटे जो एयरी होती है, इनके बीच में जो फाइबर्स है, बीच में गैप होता है, तो क्या होता है वहाँ से हमारी बॉडी का जो स्वेट्स है वो उसका वेपराइजेशन होता है। जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यानी जो शर्ट है उसके फाइबर्स में क्या होते हैं, छोटे गैप होते हैं, वहाँ से क्या होते हैं, वाटर का एवोपोरेशन होता है। अब वाटर के एवोपोरेशन के लिए यानी वेपराइजेशन के लिए हीट हमारी बॉडी से ली जाती है, और इसीलिए जो है हम जो बॉडी है चिपचिपी नहीं होती, स्वीट उससे निकल जाता है आसानी से, और कीपिंग अस ड्राई। सिंस कॉटन इज सॉफ्ट एंड जेंटल ऑन द स्किन, इट प्रिवेंट्स रैशेस एंड इरिटेशन दैट कैन हैपन ड्यू टू हीट। हीट की वजह से रैशेस हो जाते हैं और हमारी बॉडी में, उससे हम बचे रहते हैं कॉटन शर्ट का यूज़ करते हुए। Why do we see water droplets on outer surface of a glass containing ice cold water? इसलिए ये होता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स है इसके बाहर आ जाती हैं, ये बाहर अंदर से बाहर नहीं आती, मतलब इसमें ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों कंडेंस हो जाती हैं, क्वेश्चन ये है। तो आईसी वाटर है ये, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का वाटर ले लो, बहुत ठंडा है। तो होता क्या है, जो एयर होती है, एयर में क्या होता है, एयर में क्या होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। अब जैसे ये ग्लास के कांटेक्ट में, अब ग्लास का टेम्परेचर मान लिया सपोज करो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ही इसके कांटेक्ट में ये वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये हीट ट्रांसफ़र होने की वजह से क्या होता है, ये भी कूल हो जाते हैं। ये जो एयर में जो मौजूद अवेलेबल जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये भी क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, और एक कंडेंस होकर लिक्विड बन जाते हैं, तो इसलिए ग्लास के सरफेस में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये ड्रॉपलेट्स हमें दिखाई देती हैं जो ठंडे पानी के ग्लास है उसके अराउंड। जो कुछ भी आपने अभी तक पढ़ा, इसमें पढ़ा हमने मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 states: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। The force of attraction between the particles are maximum in solids, intermediate in liquids, and minimum in gases. The spaces in between the constituent particles and kinetic energy of the particles are minimum in the case of solids, intermediate in liquids, and maximum in gases. आगे पढ़ा आपने, the arrangement of particle is most ordered in case of solids. In the case of liquids, layers of particles can slip and slide over each other, while for gases there is no order, particles just move about randomly. अगला पढ़ा आपने, the states of matter are interconvertible. The state of matter can be changed by changing temperature or pressure. Sublimation पढ़ा आपने, sublimation is the change of solid state directly to gaseous state without going through the liquid state. Deposition पढ़ा आपने, deposition is the change of gaseous state directly to solid state without going through liquid state. आगे पढ़ा आपने, boiling is a bulk phenomenon. Particles from the bulk of the liquid change into vapory state. Evaporation क्या होता है, causes cooling. Evaporation is a surface phenomenon. Particles from the surface gain enough energy to overcome the forces of attraction present in the liquid and change into the vapor state. The rate of evaporation depends upon the surface area exposed to the atmosphere, the temperature, the humidity, and the wind speed. Evaporation causes cooling. Latent heat of vaporization is the heat energy required to change 1 kg of liquid to gas at atmospheric pressure at its boiling point.
Latent heat of fusion is the amount of heat energy required to change 1 kg of solid substance into liquid at its melting point. के अलावा सम मेजरेबल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट टू रिमेंबर, तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए। टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है क्या है, केल्विन है। लेंथ का मीटर है। मास का किलोग्राम। वेट का क्या है, न्यूटन। वेट एक किस्म का फोर्स होता है उसको, इसलिए उसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन। वॉल्यूम का मीटर क्यूब, और डेंसिटी का क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। प्रेशर का क्या होता है, पास्कल। तो ये यूनिट याद रखनी है आपको। तो बच्चों आगे हम मैटर के जो पहला चैप्टर है इसके अनसोल्ड क्वेश्चन कराएंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन कराएंगे इसके चैप्टर के, और उसके आगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट ईयर में, क्या क्या पूछे गए थे इस चैप्टर से, तो आगे हम कराने वाले हैं। तो आपके मोबाइल में ताकि नोटिफिकेशन आ जाए इसकी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना इसको, और सब्सक्राइब करना न भूलें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो।